हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है वह कक्षा 8 विषय हिंदी की। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कक्षा 8 विषय हिंदी की जो प्रश्न बैंक है उस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यह जो प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा के समय कोई समस्या न हो। आइए बच्चों हम देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक। इसमें हिंदी विशिष्ट कक्षा 8वीं का जो हिंदी है वह विशिष्ट है। उसमें हम देखेंगे निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है उसका सही उत्तर है निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। देखिए निर्देश, चित्र देखकर सही वाक्य पर गोला लगाइए। हमें चित्र देखकर सही वाक्य पर गोला लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर टिक भी लगा सकते हैं या गोला भी लगा सकते हैं। हमने आपको टिक के द्वारा समझाया है, आप परीक्षा में गोला लगाने का निर्देश दिया है तो आप गोला लगा सकते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए चित्र में बच्चों के साथ एक फुटबॉल है, इसका मतलब बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने बच्चे खेल रहे हैं 10 नंबर पर गोला टिक किया। आप भी गोला लगा सकते हैं यदि यह प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में आता है तो। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। देखिए चित्र दिख रहा है, इसमें वर्षा हो रही है। तो हमसे चित्र में पूछा धूप निकल रही है, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है, धूल उड़ रही है। तो इस चित्र में क्या हो रहा, वर्षा हो रही है। तो यह क्या हो रहा है, इसमें बारिश हो रही मतलब वर्षा हो रही। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, लड़का प्रार्थना कर रहा, बच्चे बात कर रहे हैं, लड़का बात कर रहा। तो यहाँ जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो अ नंबर है, अ नंबर पर हम टिक लगाएंगे, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। गाय पानी पी रही है, गाय सो रही है, गाय गा रही है, गाय घास खा रही है। तो चित्र में गाय क्या कर रही है, घास खा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या है, गाय घास खा रही। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। देखिए इसमें किसान गेहूं बो रहा, किसान हल चला रहा, क्या कर रहा है किसान, इसमें किसान घास काट रहा, किसान मिट्टी खोद रहा। तो किसान मिट्टी खोद रहा, इसलिए हमने 2 नंबर पर टिक लगाया, किसान मिट्टी खोद रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। जो आस्तीन का साफ है इस मुहावरे का अर्थ कपटी मित्र, घनिष्ठ मित्र, अच्छा मित्र, प्रिय मित्र। तो आस्तीन का साफ होना यानी कपटी मित्र। आइए बच्चों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना, दीपक जलाना, अंधकार मिटाना, खुशियाँ मनाना, प्रकाश फैलाना। तो घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। अगला प्रश्न है किसी काम का प्रारंभ करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। काम शुरू करना, श्री गणेश करना, भजन करना, पूजा करना। तो किसी काम का प्रारंभ करना यानी श्री गणेश करना। अगला है प्रश्न नंबर 9। काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ है अनपढ़ व्यक्ति। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बाहरी दिखावा करना वाक्यांश के लिए कहावत का प्रयोग किया गया है। तो यह है अक्ल बड़ी या भैंस बड़ी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, 9 नगद 13 उधार, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो बाहरी दिखावा करना यानी ऊंची दुकान फीके पकवान। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। आय का विलोम है। जो आय है, आय का विलोम अपव्यय, मितव्यय, व्यय, लाभ। तो आय का विलोम है व्यय। प्रश्न नंबर 12। उन्नति का विलोम शब्द। उन्नत, अवनी, अवनति और विकास। तो उन्नति का विलोम शब्द है अवनति। जलज पर्यायवाची है जल का, सूर्य का, अग्नि का, कमल का। तो जलज पर्यायवाची है कमल का। प्रश्न नंबर 14 है। दिवस के पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, रजनी, रात्रि, दीवा, वासर। तो दिवस के पर्यायवाची शब्द है दीवा और वासर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोम शब्द, भिन्नार्थक, समानार्थी, अनेकार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। अर्धविराम चिन्ह है। देखिए यहाँ कुछ चिन्ह दिए हुए, इसमें से हमको अर्धविराम बताना। तो जो ब नंबर का ऑप्शन है वह क्या है, अर्धविराम का चिन्ह है। नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। अरे मोहन तू कब आ गया, अरे मोहन तू कब आ गया, अरे मोहन तू कब आ गया। तो जो सही है वह अरे मोहन तू कब आ गए, तुम कब आ गए। यह क्या हो गया, प्रश्नार्थक चिन्ह। हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो अरे मोहन तुम कब आ गए, यह इसका सही है।
प्रश्न नंबर 18 है, दूध सा सफ़ेद चौक उदाहरण के अलंकार है। दूध सा सफ़ेद चौक यानी क्या है? उपमा, किसी वस्तु की उपमा उस चीज़ को दी है, जैसे दूध की उपमा चौक को दी है कि वह दूध सा सफ़ेद चौक है, तो यह क्या हो गया? उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया। सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है, उदाहरण के में उपमान है। सीता का मुख को उपमान किस चीज़ का दिया है? चंद्रमा को, तो ये क्या हो गया? चंद्रमा इसका क्या हो गया? उपमान। सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्र के समान सुंदर है, यह चंद्रमा उसका उपमान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अपशकुन शब्द में उपसर्ग है। अपशकुन शकुन, अपशकुन शब्द में उपसर्ग है अप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, झरती शब्द में प्रत्यय है ई, अति, रति, ति, तो झरती शब्द में प्रत्यय है ति। लापरवाह शब्द में उपसर्ग है लाप, ला, लापर, ल, तो लापरवाह में क्या है? परवाह के अपोजिट लापरवाह, तो ला क्या हो गया? इसमें उपसर्ग हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्रदूषण शब्द में उपसर्ग है। प्रदूषण में क्या उपसर्ग है? प्र क्या है? प्रदूषण में उपसर्ग है। गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है गाड़ीवान, न अन, गाड़ीवान शब्द में प्रत्यय है वान। मातृहीन शब्द में प्रत्यय हीन, मा, न, मातृहीन, मातृहीन शब्द में प्रत्यय है हीन। छंद के प्रवाह को कहते हैं यति, लय, गति, तु, गति, छंद के प्रवाह को क्या कहते हैं? गति। अगला प्रश्न में निर्देश दिए, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों के सही उत्तर पर गोला लगाई। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आइए आज हम बातें करते हैं व्यक्तित्व विकास की। व्यक्तित्व हमारे सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने का वह तरीका है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। जब हम ऐसा कहते हैं कि वह व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, तब इसका आशय है कि ऐसा व्यक्ति जो न केवल आकर्षक है बल्कि व्यवहार और अन्य बातों में भी औरों से अलग और बेहतर है। तो देखिए, व्यक्तित्व विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा बात करने के बजाय हम ज़्यादा सुने, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े। पढ़ना एक अच्छी आदत है, इससे देश दुनिया की हमें जानकारी मिलती है और समझ बढ़ती है। जब आपकी बोलने की बारी हो तब पूरे आत्मविश्वास से किसी विषय पर अच्छे ढंग से बात रखें। नए लोगों से मिले, इससे बोलचाल का तरीका, शिष्टता और दूसरों से सीखने का मौका मिलता है। सकारात्मक सोच रखें, अच्छे कार्यों को करने के अवसर ढूंढें, हमेशा दूसरों की मदद करें। देखिए प्रश्न नंबर 27 है, गद्यांश के अनुसार पढ़ने से क्या होता है? विनम्रता आती है, विश्व की समझ बनती है, बोलचाल का तरीका बदलता है, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो गद्यांश के अनुसार पढ़ने से विश्व की समझ बनती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28, इस गद्यांश में लेखक की राय है कि नए लोगों से मिलना लाभदायक है। नए लोगों से मिलना क्या होता है? जिससे हमें लाभ मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 29, गद्यांश के अनुसार ज़्यादा बोलने से अच्छा है ज़्यादा देखना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा सुनना, तो ज़्यादा देखना। इस गद्यांश में लेखन ने दिया है वैज्ञानिक प्रयोगों के नतीजे, अपना विचार। क्या दिया है? अपना विचार। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक, यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए हुए, दी गई तालिका को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखिए, जानवरों के नाम। गाय हमारी मदद कैसी करती है? दूध देती है, गोबर ईंधन के काम आता है। यह कहाँ रहती है? गौशाला में। और इसकी विशेषता पालतू है, शांत स्वभाव, दूध बच्चों के लिए लाभकारी है। फिर कुत्ता घर की रखवाली करता है, पुलिस की मदद करता है, घर एवं आसपास वफादार, पालतू और रखवाला है। इसकी विशेषता है। ऊँट कैसे मदद करता है? रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। और यह कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान का जहाज, इसकी विशेषता है रेगिस्तान का जहाज पालतू कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। फिर अगला, भेड़ ऊन प्राप्त होता है और दूध देता है। और यह क्या है? यह कहाँ रहते हैं? बाड़ा में। और इनका जो विशेषताएं है वह है पालतू, झुंड में चलती है, दूध औषधि के काम आती। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। क्या आता है? ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा है। रेगिस्तान में परिवहन के काम में क्या आता है? ऊँट। पुलिस की मदद करता है गाय, ऊँट, कुत्ता, भेड़। तो पुलिस की मदद कौन करता है? कुत्ता करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, भेड़ की विशेषताएं है।
रेगिस्तान का जहाज है, झुंड में चलती है, जंगल में रहती, हमारी सुरक्षा करती, तो यह झुंड में चलती है। तालिका में दिए गए सभी जानवर है, कैसे है? उपयोगी है, सभी उपयोगी है। जानवरों के घरों की बात की गई है तीसरे कॉलम में, पहले कॉलम, दूसरे, तीसरे और चौथे, तो उनके घरों की बात तीसरे कॉलम में की गई है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अपठित गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर हमें सही उत्तर पर गोला लगाना है। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है। इसका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। इसकी शिक्षा गुंटूर में हुई। सिंधु ने 8 वर्ष की उम्र में ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया, जो पीवी सिंधु के बारे में हमें इस गद्यांश में बताया है। पीवी सिंधु हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी में प्रशिक्षण लेती है। 10 अगस्त 2013 में सिंधु ऐसी पहली भारतीय महिला बनी जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में खिताब जीता। पुलेला गोपीचंद ने सिंधु की तारीफ करते हुए कहा कि उनके खेल की खास बात उनकी लगन और कभी न खत्म होने वाला जज्बा है। और देखिए पीवी सिंधु के बारे में बताएं। पीवी सिंधु के पिता रामना अर्जुन अवार्ड विजेता थे। वे भारतीय वॉलीबॉल टीम का हिस्सा रह चुके हैं। सिंधु ने वॉलीबॉल के बजाय बैडमिंटन इसलिए चुना क्योंकि वे पुलेला गोपीचंद को अपना आदर्श मानती थी। सन 2015 में सिंधु को भारत के चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री ने सम्मानित किया गया। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता। आइए बच्चों अगले प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 36 पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु के पिता खेलते थे, क्या खेलते थे? वॉलीबॉल। पीवी सिंधु के पिता क्या खेलते थे? वॉलीबॉल खेलते थे। पीवी सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया सन 2015 में। पुलेला गोपीचंद ने पीवी सिंधु की प्रशंसा में कहा वह बहुत मेहनती है, अच्छी शिष्या है, चतुर खिलाड़ी, बहुमुखी और वह बहुत मेहनती है। तो पुलेला गोपीचंद ने पीवी सिंधु की प्रशंसा में कहा वह बहुत मेहनती है। पीवी सिंधु द्वारा 2016 में जीता हुआ रजत पदक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने यह पदक जीता। पीवी सिंधु ने अपने पिता का खेल नहीं चुना क्योंकि वह गोपीचंद से प्रभावित थी, उस खेल में ऊब चुकी थी। उसके पिता ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे थे, वह गोपीचंद से प्रभावित थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक 42 पुस्तकालय में जाने के लिए आवश्यक है राशन कार्ड, पुस्तकालय कार्ड। पुस्तकालय में जाने के लिए कौन सा कार्ड आवश्यक है? पुस्तकालय कार्ड। पुस्तकालय से आवश्यक है अनुशासन। पुस्तकालय में हमें पढ़ते समय अनुशासन रखना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 44 अनुच्छेद में दिए गए निर्देश कक्षा व्यवहार के लिए, मित्र व्यवहार के लिए, शिक्षक व्यवहार के लिए, छात्र व्यवहार के लिए। तो अनुच्छेद में दिए गए निर्देश है छात्र व्यवहार के लिए समय समाप्त होने पर पुस्तक शिक्षक को देना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 46। दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है, राजा क्या है? संज्ञा है। दिए गए गद्यांश में विशाल शब्द है, विशेषण। विशाल क्या है? विशेषण है। हमें यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, इसे देखकर हमें उत्तर लिखना था। अनाथालय, शिक्षक बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ? पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 49। दिए गए गद्यांश में कर्ता शब्द है, क्या है? क्रिया है। और 50 दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विराम चिन्ह कौन से दिए हुए हैं? यहाँ पूर्ण विराम। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है निर्देश अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, चाणक्य काश तुम खूबसूरत होते। यह सुनकर चाणक्य बोले, राजन जहाँ तक मेरा मानना है इंसान की पहचान उसके गुणों से होती है, रूप से नहीं। तब चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहाँ गुण के सामने रूप छोटा रह गया हो? चाणक्य ने राजा को 2 गिलास पानी पीने को दिया और फिर चंद्रगुप्त से कहा, पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े यानी मटके का। आपको कौन सा अच्छा लगा? चंद्रगुप्त बोले, मटके से भरे गिलास का पानी। पास ही चंद्रगुप्त की पत्नी भी खड़ी थी और वे चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातें को बड़े ध्यान से सुन रही। चाणक्य इसी उदाहरण से वे काफ़ी प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, वो सोने का घड़ा किस काम का जो प्यास न बुझा सके। मटका भले ही दिखने में भद्दा हो, लेकिन प्यास मटके के पानी से ही बुझती है। यानी रूप से नहीं, गुण महान होता है। तो आइए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 51 जो गद्यांश पर आधारित है। देखिए यहाँ पर इंसान की पहचान होती है उसके गुणों से। इंसान की पहचान कैसी होती है? उसके गुणों से। चंद्रगुप्त की प्यास बुझाती है मटके के पीने से। चंद्रगुप्त की प्यास कैसे बुझती है? मटके के पानी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। इस कहानी में चाणक्य के बारे में पता चलता है कैसे कि वह बुद्धिमान है। चाणक्य के बारे में कैसा पता चलता है कि वह बुद्धिमान है? चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त की पत्नी सहमत हो गए। वो भी उनकी बातों से सहमत हो गए। यह कहानी हमें संदेश देती है कि सबसे अधिक महत्व किस चीज़ का होता है? गुण का होता है। सबसे अधिक महत्व हमें गुणों पर होना चाहिए। नीचे हमें एक अपठित गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़कर हमें प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाना है। झील में एक घड़ियाल रहता था। एक दिन घड़ियाल ने हाथी को नहाते देख लिया। बस फिर क्या था? उसके मुंह में पानी भर आया। वह पानी के अंदर हाथी के पास पहुंच गया। उस समय डार्ट मेंढक भी पास ही खेल रहा था। वह बहुत जहरीला होता है। वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। उसने घड़ियाल के हाथी के पास जाते देख लिया। उसने सोचा कि हाथी को घड़ियाल में खतरा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचकर बोला, खबरदार, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो मेरे दोस्तों से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारी खाल काट लेंगे। यह सुनकर घड़ियाल वापस चला गया। यहाँ पर हम देखेंगे, हाथी ने मेंढक को धन्यवाद दिया और अपनी सूंड उठाकर मेंढक से कहा, अब हम दोस्त हैं। देखिए, घड़ियाल ने झील में नहाते देख लिया। किसे? हाथी को। घड़ियाल ने हाथी को झील में नहाते हुए देख लिया। फिर घड़ियाल के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वह हाथी को खाना चाहता था। क्योंकि वह क्या करना चाहता था? हाथी को खाना चाहता था। इस गद्यांश के अनुसार डार्ट मेंढक की विशेषता है, वह बहुत जहरीला होता है। मेंढक को धन्यवाद दिया किसने? हाथी ने। घड़ियाल वापस चला गया क्योंकि वह डर गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द। आकर्षण का क्या होगा? घर्षण, अपघर्षण, विकर्षण या संघर्षण। तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण। प्रश्न नंबर 62 है, ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनेगा। कैसा? ला ज्ञान नहीं बनेगा, लाबल नहीं, ला डर नहीं, तो लापरवाह। नया उपसर्ग क्या बनेगा? लापरवाह। वायु का पर्यायवाची शब्द अनिल, पंकज, अनल और नील। तो वायु का पर्यायवाची शब्द है अनल। वार्षिकोत्सव में स्वर संधि का भेद है। दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण। क्या है? गुण। ऊंची दुकान फीके पकवान कहावत का अर्थ है बाहरी दिखावा करना। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ क्या है? बाहरी दिखावा करना। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो हमारी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी, भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी जो है हमारी प्रश्न बैंक, उस पर आधारित हम कक्षा 8वीं के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए थे। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।